हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नॉन। लर्नॉन की यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप पे आज हम 12 जेई नीट और फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बातें करेंगे और उसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके सीरीज में आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ओके। और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। पिछले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे हमने पीडीएफ दिए थे, इस लेक्चर के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अगर हम कोई एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज या कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो उस पे एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। और इस हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से लिखा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे हमने लिखा था। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो कोई हमें दिखती नहीं है, क्योंकि वो एक रीजन है। लेकिन हमें कुछ एक्सपेरिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला है। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो ये कोई एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखती नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होगी। यह एक कर्व होता है, वो हम क्या करते हैं, किसी रीजन में या स्पेस में निकालते हैं। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक लाइन हमने निकाली है या कर्व निकाला है। ये लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है। अब ये जो कर्व है, इस कर्व के हम किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे इस कर्व पे आप देख सकते हो, ये जो कर्व है इसके ये पॉइंट पी पे, ये जो पॉइंट पी है, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कोई कर्व लाइन हो सकती है। और उस पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन मिलेगा। हमने ऑलरेडी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसका डायरेक्शन अगर हमें निकालना है तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें माइकल फैराडे इन्होंने अ, सबसे पहले बताया था, और उन्होंने उसे विजुअलाइज भी किया था, जो अब हम आगे की स्लाइड्स पे देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखते हो, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। जैसे अभी हमने देखा था इस पॉइंट पी पे या यहाँ ठीक है, आप देख सकते हो पॉइंट क्यू पे हमने एक टेंजेंट निकाली है। वो क्या करेगी, हमें गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करेगी, डायरेक्शन देगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब हम एक ऐसे बात कर सकते हैं कि मान ले ये कोई पॉइंट चार्ज है, हमारा बड़ा बड़ा सोर्स चार्ज है, और उसने उसने अपने रीजन में उसने अपने रीजन में मान ले किसी इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरे रीजन में होगी, इसके बारे में हमने पहले बात की है लास्ट वीडियो में। यहाँ पे अगर हम कोई क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज रखते हैं या कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव क्यू है, तो ये इसे रिपेल करेगा। अब इसका जो ये जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट पे हमने निकाली हुई एक टेंजेंट है। मान ले अगर आपके पास कोई इस तरह से कर्व देता है और हमसे कहता है कि इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन बतानी है, तो हम इस पॉइंट पे इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझती है कि टेंजेंट अगर हम किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की या उस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन देगी, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। चलिए, अब इसके पहले हम कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ऑलवेज बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ में एंड होती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और निगेटिव चार्ज पे एंड होगी।
एंड डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस। वो बीच में से इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं देगी। जैसे आप देख सकते हो, मान ले इधर हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया है और इधर एक निगेटिव क्यू चार्ज लिया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ वो निकलेगी और इस तरह से मान ले ये हमने एक लाइन निकाली है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब ये डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आपको इस कर्व पे यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट निकालोगे, इस फील्ड पे चाहिए तो यहाँ टेंजेंट निकालोगे, इस पॉइंट पे चाहिए तो यहाँ टेंजेंट निकालोगे। इस तरह से आप अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट निकालते हुए आप देख सकते हो कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन बनती है। अब आप सोचोगे ऐसी डायरेक्शन क्यों बनती है? तो इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, हम कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इस पे। अब देखिए, मान ले ये पॉइंट क्यों होता है? मान ले इस पॉइंट पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये इसे ये इसे रिपेल करेगा। क्लियर है? रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टेस्ट चार्ज रखा है क्यू, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो उसे रिपेल करेगा। अब ये जो निगेटिव है, निगेटिव क्यू क्या करेगा? पॉजिटिव क्यू चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये इस डायरेक्शन में इसे अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये फोर्स है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन है। और फोर्स जिस चार्ज पे लग रहा है उसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव क्यू की वजह से ये यहाँ पे क्यू पे एक डायरेक्शन है फोर्स का, और इधर एक दूसरा डायरेक्शन है निगेटिव चार्ज की वजह से। अब इन दो वेक्टर्स का, ये दोनों भी फोर्स है, ये फोर्स वन, ये फोर्स टू, तो इस तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट एक टेंजेंट बनेगी। क्लियर है? इसलिए हम देख सकते हैं कि क्यू, पॉजिटिव क्यू से निकलते हुए निगेटिव क्यू की तरफ जाने वाली ही टेंजेंट होती है। दिस टेंजेंट दिस टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, निगेटिव पे एंड होगी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ देखना है, नंबर ऑफ लाइंस लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि निकलती है पॉजिटिव चार्ज से, तो यहां से लीव होने वाली यानी यहां से निकलने वाली जो नंबर ऑफ लाइंस है, और एंटरिंग अ निगेटिव चार्ज, यहां से जितनी निकलेगी या इधर जितनी एंटर करेगी निगेटिव में, पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव में एंटर करेगी, इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उससे वो प्रोपोर्शनल होगी। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर निगेटिव चार्ज है। अब जितनी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेगी, मान ले ऐसी फील्ड लाइंस निकलती है, मतलब लीविंग द पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग द निगेटिव चार्ज। ओके, तो ये जितनी लाइंस निकलेगी वो चार्ज के प्रोपोर्शन होगी। इसका मतलब, अब देखिए, 100 लाइंस आर ड्रॉन लीविंग ए लीविंग अ पॉजिटिव 4 कूलम चार्ज। अगर चार्ज हम देते हैं यहाँ पे, Q1 चार्ज जो हमारा होगा वो प्लस पॉजिटिव माइक्रोकूलम होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये जो है ये चार्ज है और ये नंबर ऑफ लाइंस है, तो इनका प्रोपोर्शन लेंगे हम एक काम करेंगे, ये लाइंस और ये चार्ज, इनका प्रोपोर्शन हम लेंगे। तो आप बताइए, अगर 100 लाइंस 4 कूलम से निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि निगेटिव चार्ज जो 3 है इसमें कितनी एंटर करेगी। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल होती है इनके, तो जितनी 100 निकलेगी उतनी वहां पे एंटर करेगी, ऐसा नहीं होता है, वो प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ऐसा है, अगर आप इसका रेशियो निकाल के x निकाले तो आप देखोगे 100 × 3/4, और यहां से जो निकलेगी लाइंस वो 75 लाइंस होगी। क्लियर है? तो एनर्जी डिसिपेशन भी होता है, वो हम आगे और पोटेंशियल वगैरह में उसे पढ़ेंगे। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी वो प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल नहीं, चार्ज के साथ। मतलब 100 लाइंस अगर 4 कूलम के साथ जो प्रोपोर्शन बनाएगी, उतना ही प्रोपोर्शन निगेटिव चार्ज में एंटर होने वाली लाइंस का होगा। तो ये क्रिटिकल प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग पोजीशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप फर्स्ट इसमें देखिए, अब एक ही चार्ज है और ये मान ले पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमने कल देखा था रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स है,
ये एरो का आप डायरेक्शन देखिए, बाहर निकल रहा है। अगर ये निगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और एंटर करती है निगेटिव चार्ज में। अगर निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, इस तरह से वो इनवर्ड होगी। अगर मान ले ये आइसोलेटेड चार्जेस थे, ये अलग चार्ज था पॉजिटिव, ये अलग था निगेटिव। अगर हम एक सिस्टम बनाए चार्जेस का सिस्टम, पॉजिटिव और निगेटिव का, तो आप देखते हो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन देखिए आउटवर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है। देखिए ये निकल रही है और एंटर किधर कर रही है। अब ये जो निकली है वो इस तरह से एंटर करेगी निगेटिव में, ये निकली है वो एंटर करेगी इधर। इस तरह से ये पॉजिटिव से निकलती हुए निकल रही है और निगेटिव में एंटर कर रही है। क्लियर है? अब मान ले दोनों भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपेल करेंगे। रिपेल की वजह से इधर इधर ये चार्ज निकलेगा, इधर चलेगा। इधर से चार्ज की ये फील्ड लाइन निकलेगी, वो इधर चलेगी। ये अट्रैक्ट नहीं होते इसलिए ये दूर दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस है। सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो इस तरह से ये रेडियली आउटवर्ड है दोनों तरफ। अब देखिए यहां से आप कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हो। जैसे यहां देखिए दोनों में निगेटिव चार्ज है, तो इधर इधर एंटरिंग है और इधर भी एंटरिंग फील्ड लाइंस है, मतलब ये फील्ड लाइन जो होगी वो एंटर करने वाली नेचर की होगी। अब इस तरह से पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है, दोनों चार्जेस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन नेचर डिफरेंट है, तो ये फिगर बनेगी। दोनों चार्ज सेम है और नेचर भी सेम है, दोनों पॉजिटिव, तो इस तरह से फील्ड लाइंस बनेगी। ये निगेटिव इस तरह से बनेगी। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज अगर निगेटिव चार्ज से बड़ा हो गया मैग्नीट्यूड में, देखिए 2q है और ये q है, ये डबल हो गया, तो ये जो डायरेक्शन है वो इस तरह से बनेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है इसमें अब गैपिंग और इधर का गैपिंग अलग अलग है। तो ये क्यों होता है हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। अब कुछ और प्रॉपर्टीज, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा क्यों होगा, मान ले ये एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इसे इंटरसेक्ट करेगी, तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट इस डायरेक्शन में बनेगी और इसकी टेंजेंट इस डायरेक्शन में बनेगी। अब एक ही पॉइंट में किसी भी कर्व को हम दो अलग अलग टेंजेंट नहीं निकाल सकते हैं। मान ले कोई सर्कल है, ये कर्व है, यहाँ पे आपको टेंजेंट निकालनी है, तो ये टेंजेंट इस डायरेक्शन में निकलेगी। अब ये टेंजेंट इस डायरेक्शन में तो नहीं निकल सकती है। क्लियर है? तो एक यूनिक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होती है, इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो अलग अलग डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे टेंजेंट मिलेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इतना आपको ध्यान में रखना है, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। सेम प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी थी। इन अ यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती है मतलब सब तरफ फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो फील्ड लाइन स्ट्रेट बनेगी या पैरेलल बनेगी और इक्वल डिस्टेंस पे वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। एज अ फील्ड लाइन कैन नेवर स्टार्ट एंड नेवर एंड ऑन द सेम चार्ज। मतलब हमने देखा था अगर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो मान ले इस डायरेक्शन में निकलती है, तो ये यहां से निकलेगी। ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन ये इस तरह से घूमते हुए इसमें वापस नहीं आएगी। दिस विल नॉट हैपन, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे निकलना पता है, लेकिन इसका एंटरिंग किधर होगा, किसी निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। अब देखिए जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली होगी ही नहीं। सिंपल बात है, फील्ड होगी तभी तो लाइंस निकालेंगे, अगर फील्ड ही नहीं हुई तो लाइंस नहीं निकालेंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट। दिस इज वाई इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। ये हम आगे गॉस लॉ में वगैरह पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of force ends or starts normally from the surface of conductor। ठीक है, अगर सरफेस से वो बाहर निकलती है तो हमेशा नॉर्मली निकलती है। इसका मतलब क्या है, यहां से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी
तो वो सरफेस को परपेंडिकुलर होगी, वो नॉर्मली निकलेगी। और नॉर्मल लाइन हमेशा सेंटर से पास होती है। ये किसी भी कर्व के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। अब इस तरह से ये परपेंडिकुलर होगी तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं, ये होगा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल निकलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये इतना बड़ा लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, ये फिगर देखिए। मान ले यहाँ पॉइंट ए के पास, यहाँ पॉइंट ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, या इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब के क्यू अपन आर स्क्वेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा दिखेगी या क्राउडेड दिखेगी, इसके बीच में बहुत सारी लाइंस होगी। ठीक है, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, वहां आप देख सकते हो कि फील्ड लाइंस क्राउडेड नहीं होगी, वो दूर दूर होगी, वो स्प्रेडेड होगी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो क्लोजनेस होता है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स, इसका मतलब वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स आर क्लोजर, जहां वो पास पास है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है। अगर ये फोर्स लाइंस दूर दूर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ वो वीक है, इसलिए मैंने कहा था नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्कशन अब हमने अच्छे से कर लिया है, पूरी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम पॉइंट चार्ज के लिए देख रहे थे, अगर पॉइंट चार्ज होता है तो हम कूलम्ब लॉ को वैलिड मानते हैं। अगर चार्ज, यहाँ पे अगर हम देखें तो कूलम्ब लॉ इवनली या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें हम एक देख सकते हैं कि जहां ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर बहुत ज्यादा चार्ज हो गया, तो हम देखते हैं कि जो चार्ज है वो स्प्रेडेड होगा किसी रीजन में। जैसे इस पूरे रीजन में चार्ज स्प्रेडेड है, मतलब वो पॉइंट चार्ज नहीं है, अब वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो कूलम्ब लॉ लगाते हैं वो डिफरेंटली लगाते हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम अलग तरीके से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप मान लीजिए एक बहुत छोटा सा चार्ज एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है, इसका मतलब यहाँ तो चार्ज पूरा है ना, तो हम एक काम करेंगे, इसमें अगर पूरा चार्ज है तो इस रीजन में हम मान ले इतना ही चार्ज का एलिमेंट कट करेंगे। तो ये पूरा चार्ज तो यहाँ क्यों था, लेकिन हम इसका एक छोटा पार्ट यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो उसे हम डी क्यू कहते हैं। ये होता है वेरी स्मॉल, ध्यान में रखना है आपको मैं क्या लिख रहा हूं, ये होता है वेरी स्मॉल चार्ज एलिमेंट। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है। अब हम इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। अब ये जो चार्ज होता है वो किसी लेंथ पे या किसी एरिया पे या किसी वॉल्यूम में होता है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के देखते हैं। एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लैम्बडा से दिखाते हैं, दूसरा होता है सरफेस चार्ज जो हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट से दिखा सकते हैं। जैसे सरफेस चार्ज होता है वो हम सिग्मा से दिखाते हैं, और दूसरा तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज, वो हम रो से दिखाते हैं। तो ये अलग अलग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे, ध्यान में रखना है आपको मैं क्या बता रहा हूँ। मान ली ये एक लाइन है, अब इस लाइन पे चार्ज जो है वो इवनली स्प्रेडेड है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेडेड है। तो यहाँ तो पॉइंट चार्ज नहीं है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं लाइन पे। इसका मतलब क्या है, अब आप आराम से देखिए, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी, मतलब चार्ज कितना डेंस है, कितना वो अपने
एक दूसरे के पास है या कितना वो दूर है, उसे हम चार्ज की डेंसिटी कहेंगे। अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मास किसका होगा? मास होगा चार्ज का। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होगा? लाइन पे तो वॉल्यूम नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें हम लाइन लेंथ के हिसाब से देखेंगे। अगर एरिया होता है, 2D एरिया होता है, तो हम उसे क्या करेंगे? उसे हम एरिया के हिसाब से देखेंगे। और अगर कोई 3D शेप होता है तो उसमें हम वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे। अब लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, जो लाइन चार्ज है, उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो हम लैम्बडा से दिखाते हैं। अब वही होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखिए ना, पूरे लाइन पे जितना चार्ज है उसके यूनिट लेंथ पे, मतलब अगर हम इस पूरे, ये पूरी अगर इसकी लेंथ है, ये यहां से यहां तक कैपिटल यल इसकी टोटल लेंथ है, तो ये क्या होगा? लेंथ का एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा, उसे हम डीएल कहेंगे। अब बहुत छोटे लेंथ में बहुत छोटा चार्ज होगा, तो वही उसकी डेंसिटी होगी ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं? चार्ज, अब हम छोटे चार्ज के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब छोटे से चार्ज के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर हम इसे, अब ये हम इंटीग्रेशन करने के हिसाब से लिख रहे हैं। ओके, आप इसे Q बाय एल भी कह सकते हो। ठीक है। अब जिस तरह से अगर सिर्फ लाइन होगी तो हम टोटल लेंथ के हिसाब से चार्ज को निकालेंगे। अब इस फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमें फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे देखिए, के अपॉन आर स्क्वायर हम साइड में रखेंगे। अब आप देखिए क्यू, क्यू यहां से अगर आप डी क्यू कैलकुलेट करते हो तो वो क्या बनेगा? लैम्बडा टाइम्स डीएल बनेगा। ओके, लैम्बडा टाइम्स डीएल बनेगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ क्यू को डी क्यू से रिप्लेस करेंगे, तो के बाय आर स्क्वायर, चलिए हम इसे नीचे लेते हैं, हम इसे नीचे लेते हैं, तो ये बनेगा के बाय आर स्क्वायर, और डी क्यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा डीएल, ये यहां से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। अब अगर हमें ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस पे डिपेंड होता है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें अगर आप देखो, तो इसमें अगर मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है तो के हम बाहर निकालेंगे कांस्टेंट, और इंटीग्रेट करेंगे इसको डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डीएल। ठीक है। अब ये हम मैथमेटिक्स में यूज करते हुए कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखना है। अब देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे वो किसी सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक छोटा सा चार्ज डिवाइड करेंगे, तो यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज जितना हमें चाहिए वो बहुत छोटा सा चार्ज हम लेंगे पर यूनिट एरिया, तो डीएस। यहाँ लेंथ थी इसलिए डीएल, यहाँ पे सरफेस एरिया इसलिए डीएस। तो यहां से डीक्यू क्या बनेगा? यहां से डीक्यू बनेगा इस तरह से। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो फील्ड निकालने के लिए। अब देखिए, अगर हमें ईएस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस, तो वो वही बनेगी के क्यू, अब क्यू हम छोटा लेंगे अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से के अगर आप बाहर निकालते हो तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आप निकालोगे, और डी क्यू की वैल्यू क्या है? सिग्मा डीएस। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी के इंटीग्रल, यहाँ पे हम लिखेंगे डी क्यू की वैल्यू वो है लैम्बडा बाय ये आर स्क्वायर और ये डीएस। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा सरफेस चार्ज के लिए फॉर्मूला बन गया। अब थर्ड फॉर्म है जो किसके बारे में बताया? वॉल्यूम चार्ज। जैसे ये एरिया में था, 2D के लिए था, ये 2D के लिए था, ये 1D के लिए था। अब ये वॉल्यूम है तो ये 3D के लिए होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। हम देखते हैं ये पूरा वॉल्यूम है। देखिए, ये 2D प्लेन था, अब इसमें एक लेंथ है, एक हाइट है, और एक ब्रीथ भी है, या एक हाइट भी है, तो ये 3D है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक छोटा सा
वॉल्यूम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये बनेगा पी, सॉरी रो क्या है? रो है जिसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां से मिलेगी आपको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी हम बहुत छोटा सा कट कर रहे हैं, तो यहां हम इसे डीवी लिखेंगे। अब यहां से डीक्यू की वैल्यू क्या बनेगी? ऑब्वियसली लीनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वॉल्यूम के लिए। तो वहां फिर से बनेगा के इंटीग्रल, सिंपल। अब मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा, आर स्क्वेयर। अब इसकी वैल्यू सॉरी ये डी क्यू है, यहाँ पे डी क्यू होगा, ये होगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। अब मुझे बताइए ये के, डी क्यू की वैल्यू है रो डी वी और नीचे होगा आर स्क्वेयर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम बनेगी के, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये पॉइंट चार्ज के लिए नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं रो बाय आर स्क्वेयर इंटू डीवी। ओके, तो इस तरह से आपको ये तीन टाइप के ये स्लाइड को अच्छी तरह से देखना है, समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक दो हम सवाल करके देखेंगे। व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई स्पीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर? अब स्पीयर दिया है, तो सो एज टू गेट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको इतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। ये हमें सॉरी इतनी चाहिए। तो हमसे कहता है कि व्हाट चार्ज, मतलब आपको क्यों निकालना है। तो अगर हम छोटे चार्ज के लिए आप ये नहीं देख रहे हैं, dq की जगह हम q लिखेंगे, dl की जगह l लिखेंगे, ds की जगह पे s लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमने देखा था फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। वो क्या था? वो था सर चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया। एस मतलब एरिया। ओके, यहाँ पे मैं एरिया लिखता हूँ। अब मुझे बताइए हमें चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिग्मा इंटू एरिया करेंगे। अब सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी कितनी है? 3/पाई, 3/पाई। अब इसका यूनिट तो ऑब्वियसली ये देखिए क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, वही है ना। चलिए इंटू सरफेस एरिया। अब ये है स्पीयर, तो हमें ये देखना होता है सरफेस एरिया हम किसका ले रहे हैं, सिलेंडर होगा तो अलग होगा, ठीक है, ये स्पीयर है। तो स्पीयर के लिए हमें पता है सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। ओके, तो यहां से हम सरफेस एरिया इधर रखेंगे 4πr²। अब ये आर क्या है? रेडियस है उसकी, और हमें रेडियस यहाँ पे दी है 25 सेंटीमीटर। हमें पता है 25 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, अब देखिए यहां से अब कैलकुलेशन है, पाई पाई कैंसल, पाई पाई कैंसल। यहां से आप देखोगे 4 3 12 और ये होगा आर स्क्वायर। अब मुझे बताइए आर कितना है? 25 इंटू 10⁻²। स्क्वायर करना है तो दो बार लिखेंगे। अब यहां से आप देख सकते हो ये पूरा कितना बनेगा, ये 12 इंटू, आपको यह पूरा कैलकुलेट करना है। यहां से 12 इंटू ये बनेगा 625 और ये बनेगा 10⁻⁻⁴। ओके, अब ये पूरा कितना बनता है, ये एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा। देखिए 12 फाइदा 60, तो यहां से ये प्रोडक्ट बनेगा 7500 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि ये नंबर हम इतना बड़ा तो नहीं लिखते हैं, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए चार्ज यहां से हमारी वैल्यू बनेगी चार्ज, ये होगा 75 इंटू इंटू 10⁻² और ये 10⁻⁻⁴। तो ये 75 इंटू 10⁻⁻² बनेगा। हमें पता है -2 का ही मतलब क्या होता है, 75 डिवाइडेड बाय 100, ये नीचे आएगा। तो ये बनेगा 0.75, ये हमारा रिक्वायर्ड चार्ज है कूलम में। तो 0.75 कूलम चार्ज हमें यहाँ पे चाहिए। क्लियर है? तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे करके देखा है। आज का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर एंड ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड। या ऐसे क्वेश्चन आपने वॉल्यूम में किए थे, वॉल्यूम सरफेस एरिया में 10 स्टैंडर्ड में किए थे।
64 ड्रॉप्स है। तो एक ड्रॉप, वन ड्रॉप के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे। वन ड्रॉप का जो रेडियस है 0.02 मीटर है, ये अच्छी बात है। उसका जो चार्ज है वो लेके चलता है 5 माइक्रोकुलम, मीन्स 5 × 10⁻⁻6 कुलम। ऐसे हमने 64 चार्जेस लिए, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये ड्रॉप क्या होते हैं? स्पेरिकली होते हैं, तो यहाँ पे हम वही देखेंगे, Q/4πr²। तो सबसे पहले हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड हाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज। अब कब होगा? ऐसे 64 ड्रॉप्स अगर हम एक एक करते हैं, मतलब इसका आपको विजुअलाइजेशन में करा लूं, ये एक ड्रॉप है स्पेरिकल, ऐसे ऐसे कितने हैं? 64 ड्रॉप्स है। तो मुझे बताइए, इसका अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, इसका होगा, इसका होगा। अब सब आइडेंटिकल है तो सेम सरफेस चार्ज होगा। तो आप क्या करोगे? एक का डेंसिटी निकालोगे और उसे इंटू 64 करोगे। तो ये जो पहले वाला है, इसका हमें 64 ड्रॉप के साथ क्या करना है? हाउ विल इट चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें उसका रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे सिंगल ड्रॉप के लिए। सिंगल ड्रॉप देखिए वो इतनी है। तो मुझे बताइए, ये फॉर 64 ड्रॉप्स, 64 ड्रॉप्स कितनी होगी? 64 के वॉल्यूम के बराबर। तो एक पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। ये वॉल्यूम, सॉरी, ये इसका सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया अगर आप यहाँ से लेते हो, एक मिनट देखिए, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, Q/4 पाई, आर कितना है? 0.02 का स्क्वायर। चलिए, ये तो आपका सिग्मा वन निकल गया। लेकिन अगर आपको सिग्मा टू 64 ड्रॉप के लिए चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 64 ड्रॉप्स के लिए, ओके। तो आपको उसे 64 ड्रॉप के लिए लिखना पड़ेगा। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे लिखोगे 4, अब इसकी रेडियस तो अलग बनेगी, इंटू 64 करोगे। तो अब हमें ये रेडियस कैलकुलेट करनी है। अब ये रेडियस कैसे निकलेगी? एक 64 ड्रॉप्स अगर एक बन जाए तो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, उसका वॉल्यूम बड़ा बनेगा। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे और उससे रेडियस निकालेंगे। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप्स, ठीक है, इज 64 इंटू 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 वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। सिंपल बात है। तो यहां से आप निकाल सकते हो इसकी रेडियस। अब ये कितनी होगी? 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम होता है सबसे बड़े, जो सबसे बड़ा बनेगा, बिगर। तो वॉल्यूम किसी भी स्पेयर का वॉल्यूम होता है। अब यहाँ से 64, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यहाँ से 4/3 पाई कैंसल आउट होगा। और आपको यहाँ पे देखना है ये वॉल्यूम कितना बनेगा? r³ इज इक्वल टू 64 इंटू r², इसके बराबर बनेगा। तो देखिए, 64 r² है 0.02 इंटू 0.02। तो यहाँ से मुझे कितना मिलता है? 64 इंटू 0.0004। ओके, आप स्क्वायर रूट लेके भी निकाल सकते हो। यहाँ से ये r³ है, तो मुझे बताइए r कितना होगा? यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू हमें मिलेगी, r विल बी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 0.0004, इसकी निकालेंगे हम। तो यहाँ से अगर आप पूरा कैलकुलेट करते हो, तो r मुझे यहाँ से बाहर मिलता है 4, ठीक है, और इधर से एक वॉल्यूम मिलेगा 0.2। चलिए, तो 0.02, तो यहाँ से 0.08, इस तरह से हम क्या करेंगे? इसकी रेडियस निकालेंगे। अब ये रेडियस जो है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। तो सिग्मा टू कितना बनेगा? क्यू, अब ये चार्ज है, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई r², आर है 0.08 का स्क्वायर। अब मुझे देखना है कि इस तरह से ये जो चार्ज है, ये हमारा सिग्मा टू हो गया। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगली स्टेप पे हम निकालेंगे सिग्मा 1/σ2। सिग्मा वन क्या था?
Q अपॉन 4 पाई, ये है उसका आर स्क्वेयर। अब ये डिवाइडेड बाय Q अपॉन सिग्मा 2 है, 4 पाई इसकी रेडियस 0.08 का स्क्वायर। बस इसे सिंप्लीफाई कीजिए, Q अपॉन 4 पाई 0.02 का स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाके बनेगा 4 पाई 0.08 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। अब यहाँ से चार्ज पे डिपेंड नहीं है, दिख रहा है 4 पाई भी कैंसल, तो ये जो रेशो बनेगा ये बनेगा 0.08 बाय 0.02 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना मिलता है 4/1 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो है 64 ड्रॉप के लिए हम निकाल रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे, इसे हम लिखेंगे 16/1। अब आप इसे 1/64 से डिवाइड कर दीजिए, या आप यहां से भी एक काम कर सकते हो। देखिए 64 ड्रॉप के लिए अगर आपको निकालना है तो ये जो Q था ना, इसके साथ हम 64 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 64 लिख देंगे, क्योंकि ये सेकंड का ही है ना। देखिए यहाँ से ये 64 था, तो ये इधर आएगा। अब हमें इसे थोड़ा सा 64 लेना हम भूल गए थे, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए यहाँ से सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखिए ये क्यू तो बन गया, इधर से होगा 64, सॉरी ये लीजिए 4 पाई 0.08 का होल स्क्वायर, ऐसे होंगे 64 क्यू। तो क्यू क्यू कैंसिल होगा, 64 डिनोमिनेटर में आएगा, 4 पाई भी चलेगा। तो यहाँ से मुझे मिलता है 0.08 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 का स्क्वायर इंटू 64। तो ये कितना मिल रहा है 0.08 बाय 0.02 का होल स्क्वायर इंटू 1/64। ये रेशियो है σ1/σ2 का। तो यहाँ से ये कितना मिल रहा है मुझे, देखिए 4, 4 का स्क्वायर बाय 64, दिख गया आपको। तो यहाँ से होगा 16/64, तो ये रेशियो मिलेगा 1:4। तो यहाँ से सिग्मा 1 और इसका जो रेशियो होगा, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सेकेंड वाली 64 ड्रॉप की, वो 4 टाइम्स होगी फर्स्ट के हिसाब से। अब यूनिफॉर्म रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने इसे आज रखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्नर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।